त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, चैप्टर 9 क्लास 10 NCERT, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले चैप्टर 8 था जिसमें हम लोग सीखे थे tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसके प्रूवमेंट देखे थे, और देखे थे हम लोग कि कोई एंगल पर यानी कोण पर कोई भी वैल्यू पता करने के लिए और प्रूफ करने के लिए ये सब दिया हुआ था चैप्टर 8 में। अब इसमें क्या है, चैप्टर 9 में उसी का अनुप्रयोग है यानी एप्लीकेशन है। तो अनुप्रयोग क्या होता है मालूम है? अनुप्रयोग का मतलब होता है यूज, मतलब इस्तेमाल। मतलब हम लोग जो साइन थीटा, tan थीटा और ये सब जो प्रूव कर रहे थे, तो उसको यूज कैसे करते हैं, मतलब वो कहाँ काम आता है। अभी तक तो तुम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, वैल्यू पुट कर रहे थे तो आंसर आ जा रहा था। लेकिन कभी सोचे कि आखिर यूज कहाँ होता है, ये सब चीज का क्या काम है, इसका हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, भाई इस मैथ का कहाँ काम है। जैसे एरिया का होता है, मेंसुरेशन होता है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा काम आ जाता है हमारे डेली लाइफ में, है ना। और जितने मैथ्स हैं वो सब कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो त्रिकोणमिति का कहाँ इस्तेमाल है वो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ पास उसका यूज है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का। उसके बाद इसमें हम बताएंगे कि उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। मान लो बच्चों कि कोई यहाँ पास टावर है, ठीक है, और एक बंदा है यहाँ पास खड़ा है, ठीक है, और उस टावर के एकदम टॉप को यानी सबसे ऊंचाई शीर्ष को एकदम देख रहा है व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पास जो एंगल बनेगा, एंगल कैसे बनेगा, जब भी एंगल बनता है तो दो लाइन होते हैं उसके लिए, जब भी एंगल बनता है तो दो लाइन होते हैं तभी एंगल बनता है। तो एंगल यहाँ पास जो बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नयन कोण, समझते हैं। इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि जैसे ये बंदा खड़ा है यहाँ पास, तो इसका एक बेस लाइन खींचना पड़ता है जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, इंग्लिश बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, खींचना होता है, उसको आधार मान लो। जैसे जहाँ कहीं भी खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो तुम, तो तुम्हारे आंखों से जो आई साइड यानी दृष्टि रेखा निकलेंगी एकदम क्षैतिज, तो उसको मान लो एक क्षैतिज रेखा, एक सीधा यहाँ से, एक यहाँ से ऐसे दृष्टि रेखा निकलेंगी, उसको मान लो क्षैतिज रेखा। और फिर उसके बाद जो कुछ तुम मान लो कुछ चीज को देख रहे हो ऐसे, तो उससे जो लाइन निकलेगी दृष्टि रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे आई रेज यानी दृष्टि रेखा ऐसे। तो यहाँ पास एक एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे, जो देखो ये आधार है और तुम ऐसे उसको ऊपर देख रहे हो, तो उठाना एंगल, तो उठने वाले एंगल को यानी जो एंगल ऐसे पॉजिटिव में बना, ऊपर की ओर बना, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन को। उठ गया तो उन्नयन को। इसी का जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होगा, मान लो तुम यहाँ खड़े हो और किसी चीज को तुम ऐसे नीचे देख रहे हो, मतलब यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट है, तुम यहाँ देख रहे हैं, तो अपने आंखों से जो निकलने वाला क्षैतिज रेखा है उसको आधार मान लो, उसको बेस मान लो, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज कर लो। अब इसको देख रहे हो नीचे, तो ये लाइन कहाँ चला गया तुम्हारा, नीचे डाउनफॉल हो गया, नीचे गिर गया। तो इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो नीचे की ओर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की ओर एंगल जो बनेगा, कोण बनेगा, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण, और नीचे की ओर जो कोण बनेगा तो अवनमन कोण, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये हमारा आधार होगा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा ये आधार होगा। जिसको देख रहे हो वो क्या होगा? लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। और जो तुम्हारे आंखों से जो दृष्टि रेखा निकल रहा है, जिसके माध्यम से ही कोण बना रहे हो, वो होगा कर्ण। ठीक है। इसमें जो है बच्चों, इसमें 2 या मान लो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है, 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज होता है। सबसे पहले उसमें तुमको ज्यादातर यूज होगा का tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा, जो कि तुम जानते हो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे आधार होता है, सॉरी आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं P/B, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। अब इसके बाद यूज होगा साइन का इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग P/H बोलते हैं, P/H बोलते हैं। और इसमें यूज हो जाएगा आपका, ऐसे तो सब जानते हो, लाल बटे कक्का, पंडित भद्री प्रसाद हादहर बोले से सभी जानते हो। मैक्सिमम tan थीटा, sin थीटा और कभी कभी cot थीटा यूज हो जाता है, जो कि tan का जस्ट अपोजिट होता है, आधार बटे लंब B/P हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन के हेल्प से और इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं और इसको समझते हैं कि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। तो बड़े ही एकदम सिंपल ढंग से इसको सीखेंगे ताकि समझ में आ जाए, छोटी सी छोटी बात भी समझ में आ जाए इसमें। तो पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में देख लेते हैं इसको। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब टावर है और स्टैंड है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा, टावर सीधा ही रहता है, तो ये वर्टिकली स्टैंड है, ऐसे है। ठीक है, इतना बोल दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर से 15 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है। ठीक है ना, टावर के फुट से, फुट मतलब ये इसका एकदम बॉटम नीचे वाला सतह, उससे 15 मीटर दूर, सेंटर से लेते हैं 15 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से, मतलब टावर के एकदम ऊंचाई से, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी? हिंदी में समझ लेते हैं इसको। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये पाद बिंदु यानी पॉइंट, ये बॉटम यानी एकदम निचला सतह को पाद बिंदु बोलते हैं, पद को, पैर को एकदम। और यहाँ पास से 15 मीटर दूर एक कोई बिंदु स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन मतलब ऊपर उठा है क्योंकि शीर्ष को देख रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री बता रहा है इसमें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ द टावर, ये हमको पता करना है। मान लो इसको P या X कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ABC भी है तो ABC भी मान के चल सकते हैं। इसमें देखो ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। हम लोगों को क्या पता करना है बच्चे? परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर साइड यानी लंब पता करना है। टावर जो है हाइट है तो लंब है, तो हम लोगों को क्या पता करना है? लंब पता करना है, ओके, यानी P पता करना है। दिया क्या है? आधार दिया है। दिया क्या है? आधार, आधार यानी बेस दिया है, ये दिया है। एक एंगल दिया है, ठीक है।
तो अपन लोग को पता क्या करना है, लंब। तो इसमें ये दिमाग लगाना है कि किसमें लंब और आधार दोनों होते हैं, कौन से रेशियो में। देखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बट्टे कक्का। तो इसमें लंब और आधार देखना, देखो लंब और आधार किसमें है, टेन में। पी बाई बी किसमें है, टेन में। तो वही वाला लगाना है, वही यूज करना है। ठीक है, बड़ा आसान है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हिंदी में लंब बटे आधार ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे, हिंदी वाले इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद tan ऐसे इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिख देंगे एक बार कि हम लोग इस त्रिभुज में हम लोग ये कुछ कर रहे हैं। तो फिर tan थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण कितना है बच्चे, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। फिर इसके बाद P, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब टावर की हाइट वो कितनी है नहीं पता है, वही तो पता करना। तो उसको P भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, नो टेंशन। आधार, आधार मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मुबारक कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग को इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम लोगों को मान याद होना चाहिए, वैल्यू कि tan 60 का कितना होता है। तो होता है कितना, √3, नीचे 1, नीचे 15 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। तो पहले इसको इससे करा के यहाँ लिख लेते हैं, और इसको इससे कराएंगे तो 15√3, मीटर में है तो मीटर। और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल 15, और सॉल्व करना है तो 1.732, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे मीटर में। तो इतना भी ठीक है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये भी ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं बच्चों, और इसको समझ जाएंगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन को कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है, कैसे फाइंड करना है इसको, ये भी समझते हैं। बोला बच्चे, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन है और वो रिपेयर करना चाहती है, इसमें जैसा कि डायग्राम दिया देख सकते हैं आप, एक पोल को जो कि 5 मीटर क्या है, ऊंचा है। ये पोल जो है ना बच्चे 5 मीटर हाइट का है टोटल, यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर है। बात समझना, ठीक है ना। बोल रहा है शी नीड टू रीच a point 1.3 meter below the top of the pole, undertake the repair work। मतलब वो चाहती है कि वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो चाहती है कि पोल के सबसे टॉप वाले से 1.3 मीटर नीचे रहे, बिलो द 1.3 मीटर है ना, ऑफ द वायर मान लो, समझ लो। तो यहाँ पास ये जो वायर है जहाँ रिपेयर करना चाहते हैं वो 1.3 मीटर नीचे रहना चाहते हैं, डाउन सीढ़ी को कहाँ पूरा टच नहीं कराना है, 1.3 मीटर नीचे रहना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर में 1.3 मीटर को माइनस करा देंगे, 3.7 मीटर आ जाएगा। तो ये जो पूरा हाइट है, यानी कि अगर डीबी की बात करें तो 3.7 मीटर का हाइट हो जाएगा, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ये पूरा सीढ़ी जहां लगा टच किया है तो हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। What should be the length of the ladder that she used, which when inclined at an angle of 60 degree to horizontal। बोल रहा है कि सीढ़ी को कितना बड़ा रखना चाहिए, मतलब कितना बड़ा सीढ़ी लेना चाहिए। 5 मीटर का तो पूरा हाइट है, 1.3 मीटर नीचे रखना चाहती है, तो सीढ़ी कितना लंबा लाना चाहिए उसके लिए। जबकि जो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बने, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए
सीढ़ी को कितना लेंथ में रखना चाहिए, कितनी लंबी सीढ़ी रखनी चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर के हमारा जो क्वेश्चन पूछ दिया इसमें एक क्वेश्चन तो बन गया क्या, कर्ण का, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है ना, सीढ़ी की लंबाई पता करने के लिए हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस पता करेंगे। उसके बाद बोला हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस टू फुट द लेडर। बोल रहा है कि ये पोल से और ये सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए। मान लो ये डी है और ये सी है, तो डी सी भी हम लोगों को बताना है और ये बी सी भी क्या करना है बच्चे, बताना है। ठीक है ना, दोनों की एक को सीढ़ी की लंबाई और एक तरफ सीढ़ी और पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए वो भी बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट डीबी का वैल्यू जो है ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1.3 मीटर यानी 3.7 मीटर, ये हो गया क्या डीबी। ठीक है ना, डीबी की लेंथ पता चला अपन लोग को, कर लिया अपन लोग। और इसमें हम लोग सीढ़ी की लंबाई यानी बीसी पता करना है, तो बीसी पता करते हैं। मैं अभी बताया था कि देखो हमारे पास क्या है, पोल है, परपेंडिकुलर है, लंब है, क्या बच्चे हमारे पास लंब है यानी पोल है। ओके, कितना है 3.7 मीटर है। और हमको पता क्या करना है, कर्ण पता करना, सीढ़ी की लंबाई लेंथ ऑफ द लैडर, कर्ण पता करना है बच्चे, हाइपोटेनस पता करना है, ये पता नहीं है। तो कौन से रेशियो में पी और एच होता है ये दिमाग लगाना है बस। साइन पे तो साइन लगा देंगे, 60 डिग्री एंगल है, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, पी बाई एच होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है बच्चे, सामने में देख लो लंब कितना है 3.7 है, और हाइपोटेनस तो पता करना है, कर्ण पता करना है, इसको बीसी लिख देते हैं। साइन 60 का वैल्यू याद होना चाहिए, तो ये होता है √3/2 3.7 और ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला को इसमें मल्टीप्लाई करा के ले जाते हैं, तो 3.7 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इस वाले को, अच्छा इस वाले को इससे कर देते हैं। चलो अभी थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। BC इंटू, दिख रहा है ना बच्चों, √3, ये √3 कहाँ जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि एक परिमेयकरण होता है, जैसे ये जो है ना अपरिमेय है तो इसको परिमेय बना लेते हैं, इरेशनल है तो रेशनल बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करने के लिए बच्चों इसी को उठाएंगे इसी से और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये वाला और ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा, क्या किए √3 को कॉपी पेस्ट कर दिए, दो बार इंटू करा दिए, परिमेयकरण यानी रेशनलाइज हो गए। तो इसका इससे इंटू करा देंगे तो मालूम क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये 2 छूट रहा है ना, 2 छूट रहा है बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो BC इज इक्वल, आप लोग क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 पॉइंट लगा देंगे, और इसका वैल्यू 1.732 और ये 3। ओके, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराइए और 3 से डिवाइड कराइए। ठीक है ना, मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ, उतना टाइम। तो इस तरह से इसका आंसर सीधा हम लोग लिख सकते हैं, क्या 4.28 मीटर। ये BC आ गया, BC मतलब सीढ़ी की लंबाई हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सीढ़ी की यहाँ से फुट पॉइंट और टावर के यानी पोल के फुट पॉइंट से बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैं बिठा रहा हूँ इसको, लिख दीजिएगा, देखना है। उसके बाद बच्चों अब इसके बाद पता करना है पोल के फुट और सीढ़ी के फुट के बीच का डिस्टेंस यानी कि DC पता करना है।
तो डीसी पता करने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डीसी पता करना है और हमारे पास इस बार दो ऑप्शन है, पोल भी मिल गया है पहले से पता है, और ये कर्ण यानी लेटर की जो लेंथ है यानी कर्ण है वो भी मिल गया है। तो इसमें से दोनों में से कोई लगा सकते हैं, तो जो इजी रहेगा उसको ज्यादा जो भी है अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पास अपन लोग का डीसी बीडी का इस्तेमाल किया है तो हम लोग भी ऐसे ही कर लेते हैं, नो टेंशन, कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, डीबी है, क्या है, डीबी है, कितना है 3.7 मीटर है, और डीबी क्या है बच्चे, पोल है यानी लंब है। और हम लोगों को क्या पता करना है, डीसी, डीसी मतलब आधार, डीसी पता करना, और वो क्या है, आधार है। तो अपन लोग के पास लंब है और आधार है, और ये किस में होता है बच्चों, P बाई बी, लंब बटे आधार, ये मतलब उसमें 10 tan में होता है। गुड, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे और लिखेंगे P बाई बी, P कितना है, लंब इतना है 3.7 मीटर और आधार कितना है, DC है। ओके, इसका मान कितना होता है, √3 होता है, 3.7 DC। कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे तो इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, DC इंटू √3 और 1 इंटू 3.7 को ऐसे। अब ये √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो DC इज इक्वल हो जाएगा 3.7 बाई √3। इसको सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए रेशनलाइज कर लेंगे, परमेयकरण कर लेंगे, √3 इंटू √3, ये √3 और √3 क्या बन जाएगा बच्चे, 3 बन जाएगा, और ये 3.7 इंटू √3। चाहे तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 1.73 हाँ 1.732, 73 बस लेना है सर, 1.73 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाई इतना ही 3। बोल रहे थे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इनटू करना है, 3 से डिवाइड करना है, यहाँ दिख रहा है बच्चों, यस तो सर, थोड़ा सा। 2.14 मीटर मिलेगा, है ना। तो आप लोग इनटू और डिवाइड आराम से करेंगे, मैं करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किए। अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और लगा हो कि इस वीडियो से हमको बेनिफिट मिला है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज बाय सीरीज एक एक क्वेश्चन के वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।